हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। ये टॉपिक आपके JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड एग्जाम के सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहीं से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले वाले अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में जाना, जाके देख लेना, काम आएंगे। बाकी अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इस नंबर पे आप मैसेज करके बाकी का प्रोसीजर जान सकते हैं। आपके टेस्ट 20 से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप टेस्ट के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अगर आप में से कोई भी टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, बाकी का प्रोसीजर आपको वहीं पे बता दिया जाएगा। हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सभी के सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बाइस बनता है। आपने क्लास को लाइक किया होगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडेंजर्ड स्पीशीज होती क्या है। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीशीज होती क्या है, आप सबको मालूम भी होना चाहिए। जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में, दीज आर एनिमल्स, प्लांट्स आर अदर लिविंग थिंग्स that are in serious danger of disappearing, becoming extinct from earth because their number are very low। देखें, इंडेंजर्ड स्पीशीज की डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास। इंडेंजर्ड स्पीशीज की डेफिनेशन कहती है कि इंडेंजर्ड स्पीशीज आर प्लांट्स, ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दैट आर एट रिस्क, दैट आर एट रिस्क, जिनको किस चीज की रिस्क होती है, याद रखना, ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। ये डेफिनेशन आप जरूर नोट कर लेना इन फ्यूचर। जिनको किसकी रिस्क होती है, फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने की, यहाँ पे याद रखना, रिस्क होती है, यानी कि ये टोटली डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं आज से। तो यही हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज कहलाती है। क्या समझ में आया कि ऐसे एनिमल्स, प्लांट्स या जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको सीरियस डेंजर रहता है, यानी खतरा रहता है डिसअपीयर होने का, यानी कि एक्सटिंक्ट होने का अर्थ से, बिकॉज क्योंकि इनका नंबर जो होता है ये बहुत लो रेंज में बच जाता है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज कहलाती हैं। समझ में आया, डेफिनेशन आया होगा। चलिए, ये तो बात हो गई इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में। अब देखें, अब आपको एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताओ जरा इंडेंजर्ड स्पीशीज को डिक्लेयर कौन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे प्यारे दोस्तों, इंडेंजर्ड स्पीशीज को डिक्लेयर कौन करता है, इसको डिक्लेयर करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। अगर आपसे पूछा जाए IUCN का फुल एब्रीविएशन क्या है, पहले तो यही क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका फुल एब्रीविएशन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जल्दी से नोट करो, जल्दी से, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यही हमारे पास फुल एब्रीविएशन रहता है IUCN का। ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पे देखें, एग्जामिनर अगर थोड़ा सा डीप क्वेश्चन बनाएगा तो क्या बनाएगा, आपसे पूछ सकता है कि बताओ जी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आप आंसर क्या देंगे, आपका आंसर होना चाहिए ग्लैंड स्विट्जरलैंड। क्या आंसर होना चाहिए, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ये आपका आंसर होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कब फाउंडेड किया गया था, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो फाउंडेड किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों 1948 में। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, फुल एब्रीविएशन इसका क्या है, फुल एब्रीविएशन, फुल एब्रीविएशन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यही इंडेंजर्ड स्पीशीज को डिक्लेयर करता है कि कौन सी स्पीशीज इंडेंजर्ड है, कौन सी वुल्नरेबल है, कौन सी नियर थ्रेटेंड है, कौन सी लीस्ट कंसर्न है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, द IUCN कीप्स ए बिग लिस्ट कॉल्ड द IUCN रेड लिस्ट। देखें, जो IUCN है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक लिस्ट बना के रखता है जिसे क्या कहा जाता है, रेड लिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेड लिस्ट कहा जाता है, किसकी, थ्रेटेंड स्पीशीज की। ठीक है, वेयर इट स्टडीज एनिमल, जहाँ पे एनिमल्स को स्टडी किया जाता है, प्लांट्स को स्टडी किया जाता है वर्ल्ड वाइड, एंड डिसाइड किया जाता है इनके स्टेटस को। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे देखी जाती हैं, IUCN में ही देखी जाती हैं।
आप देखें जो स्टेटस होते हैं ना, इनमें स्टेटस क्या क्या दिए जाते हैं स्पीशीज को, कि कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन सी इंडेंजर्ड है और कौन सी वुल्नरेबल है। ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। IUCN क्या रखता है, एक बिग लिस्ट रखता है जो IUCN रेड लिस्ट के नाम से जानी जाती है, जिसमें हमारे पास स्टडी की जाती है एनिमल्स की, प्लांट्स की वर्ल्ड वाइड, और इसमें डिसाइड किया जाता है कि कौन सा स्टेटस कौन सी स्पीशीज को देना है। तो यहाँ पे कुछ को एक्सटिंक्ट का दिया जाता है, कुछ को क्रिटिकली इंडेंजर्ड का दिया जाता है, कुछ को इंडेंजर्ड दिया जाता है और कुछ को वुल्नरेबल का दिया जाता है। चलो ये बात तो क्लियर हो गई मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा गया है, इन इंडिया, जब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में, इन इंडिया इंडेंजर्ड स्पीशीज आर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देखें मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो हमारे पास ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है ना, इसको आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। एक दो क्वेश्चन तो आपको इसी से देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपके सिलेबस में हो या ना हो, इसका लिंक इन टॉपिक्स के साथ बहुत ज़्यादा है। कोशिश करूंगा कि मैं ही आपको पढ़ा दूं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। तो इंडिया में जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है ना, ये रिकॉग्नाइज की जाती हैं और प्रोटेक्टेड की जाती है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके जी। एंड बाय एजेंसीज लाइक द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा या फिर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, MOEFCC के द्वारा। ये बात हो गई इंडिया के कंटेक्स्ट में। यहाँ तक बातें समझ आई। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि इंडेंजर्ड स्पीशीज को डिक्लेयर कौन करता है। फिर हमने देखा कि IUCN जो होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक बिग लिस्ट बनाता है। IUCN रेड लिस्ट के नाम से ये जानी जाती है थ्रेटन स्पीशीज के लिए, जहाँ पे एनिमल की स्टडी की जाती है, प्लांट्स की वर्ल्ड वाइड, और इनको स्टेटस दिए जाते हैं कि कौन सी यहाँ पे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन सी इंडेंजर्ड है और कौन सी वुल्नरेबल है। आप देखें आपके सिलेबस में क्या दिया गया है, इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, लेकिन मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन वुल्नरेबल पे भी बन सकता है कि कौन सी स्पीशीज इनमें से वुल्नरेबल है, कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन सी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो चीज़ों पे भी ध्यान रखना होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए ठीक है, जो हमने यहाँ तक डिस्कस किया इसी पे बेस्ड आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को रीड करें और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। जल्दी से वीडियो को पॉज करें, ये क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडेंजर्ड स्पीशीज। आपको इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में स्टेटमेंट को यहाँ पे बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट पूछा गया, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN पब्लिश द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, क्या ये सही है। फिर दूसरा दिया गया है द कैटेगरी इंडेंजर्ड, जो इंडेंजर्ड कैटेगरी है इसका मीन्स है ए स्पीशीज फेसेस ए वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया इन इंडिया, इंडिया में इंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं ये प्रोटेक्टेड की जाती हैं अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, क्या ये स्टेटमेंट सही है। फिर दिया गया है टर्म इंडेंजर्ड इज यूजली ओनली फॉर एनिमल, इज यूज्ड ओनली फॉर एनिमल्स एंड नॉट फॉर प्लांट। छोटी सी मिस्टेक आप कर देते हैं, बिल्कुल माइनर सी मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, जो आपको दिखती नहीं, तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। कैटेगरी इंडेंजर्ड मींस ए स्पीशीज फेसेस ए वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर, बिल्कुल सही है दोस्तों। इन इंडिया इंडेंजर्ड स्पीशीज आर प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बिल्कुल सही, हमने अभी अभी पढ़ा। द टर्म इंडेंजर्ड इज यूज्ड ओनली फॉर एनिमल्स एंड नॉट फॉर प्लांट्स, ये नॉट ने सारा काम खराब कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे क्या निकला, ब्लैक शीप निकला, ये क्या निकला, ब्लैक शीप निकला। अब यही जो ब्लैक शीप यहाँ पे निकला ना, एग्जाम में यही आपका क्या करता है, माइंड डाइवर्ट कर देता है। ये एक ओनली वर्ड और दूसरा नॉट वर्ड, इन पे आपको बड़ा ध्यान से फोकस करना होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है भैया जी। तो यहाँ पे ऊपर वाले तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो आंसर आएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली। ओके जी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली इज द करेक्ट आंसर। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आपको बड़े ही ध्यान के साथ क्वेश्चन को रीड करना होता है और फिर आंसर चूज करना होता है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई, आगे बात करते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि हर मेन रीजंस क्या रहते हैं स्पीशीज के इंडेंजर्ड होने में। तो इस चीज़ पे फोकस करना है आपको, मेन रीजंस वाई स्पीशीज बिकम इंडेंजर्ड, कि हमारे पास मेन रीजंस क्या रहते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ कि हमारे पास मेन रीजंस क्या रहते हैं कि स्पीशीज जो है ये इंडेंजर्ड हो जाती हैं। देखें, सबसे पहले तो यहाँ पे दिया गया है हैबिटेट लॉस।
अगर आपने फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाले वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ें कवर की थी। हैबिटेट लॉस जो है ये एक मेजर कारण माना जाता है, याद रखना, मेजर कारण माना जाता है स्पीशीज़ के इंडेंजर्ड होने में या फिर एक्सटिंक्ट होने में भी अगर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या लिखा गया है, व्हेन फॉरेस्ट आर कट, देखें जब आप क्या करेंगे, फॉरेस्ट को काट देंगे, कि जब जंगलात को काटा जाता है तो वेटलैंड्स क्या होते हैं, ड्रेंड होते हैं, या ग्रास लैंड क्या होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं फार्म्स में एंड सिटीज़ में। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स क्या करते हैं, ये लूज़ कर देते हैं अपने घरों को, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपने कट किया किसको, रेन फॉरेस्ट को, तो यहाँ पे जितने भी टाइगर्स होंगे, एलिफेंट्स होंगे, या जितने भी बर्ड्स होंगे, ये हमारे पास फिर किसके बगैर रहेंगे, शेल्टर के बगैर रहेंगे, फूड के बगैर रहेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा कि ये बेचारे मर जाएंगे। तो आस्ता आस्ता जब ये मरते जाएंगे तो इनकी जो स्पीशीज़ होंगी ये भी ख़त्म होती जाएंगी। यही एक आस्ता से जो स्लो प्रोसेस चलता रहेगा, तो एक दिन ऐसा आ जाता है कि स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैबिटेट लॉस इसका एक मेन रीज़न है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप क्या याद रखेंगे, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है पोचिंग एंड हंटिंग। देखें फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाले सिलेबस में ये अलग से टॉपिक दिया गया है और लास्ट वीडियो सेशन में मैंने ये पढ़ाया था आपको कि पोचिंग क्या होता है और हंटिंग क्या होता है। पोचिंग का मतलब होता है जब आप इलीगली क्या कर देते हैं, इलीगली मार देते हैं या पकड़ते हैं जानवरों को, तो ये पोचिंग में आ जाता है, ठीक है ना, फॉर प्रॉफिट के लिए। देखिए मैनी एनिमल्स आर किल्ड फॉर प्रॉफिट आर फन, बहुत सारे एनिमल्स को मारा जाता है प्रॉफिट के लिए या फन के लिए। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एलिफेंट्स के लिए हम बात करते हैं, तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इसकी हंटिंग की जाती है आइवरी के लिए, मतलब कि इसके जो लॉन्ग टीथ होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास इनका यूज़ किया जाता है प्रॉफिट के लिए और इनसे ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है ना, स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं। रिनॉज की बात करें तो इसके जो सींग होते हैं इन की पोचिंग की जाती है। एंड टाइगर्स को स्किन के लिए मारा जाता है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे इनका नंबर रिड्यूस हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है ना। तो ये भी तो एक मेन कारण माना गया यहाँ पे, पोचिंग एंड हंटिंग मेन कारण ये भी माना जाता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरह से बना सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर रीजन, ठीक है ना, ऑफ स्पीशीज बिकम इंडेंजर्ड, इस तरह से सवाल आ सकते हैं। तो आपको बड़े ध्यान से वहाँ पे आंसर चूज करना होता है। तो हर एक पॉइंट आप अच्छे से देखेंगे। अब फिर दिया गया है पोल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे कि पोल्यूशन का इसके साथ क्या लेना देना है। देखिए केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, जितने भी केमिकल्स होते हैं फैक्ट्रीज से, प्लास्टिक वेस्ट से, या फिर पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, एंड ऑयल स्पिल्स, ये क्या कर देते हैं, साइल को पॉइजन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पॉइजन कर देते हैं वाटर को, एयर को। तो इससे क्या होगा, इससे भी एक्सटिंक्शन देखने को मिलेगी। अब कैसे, एग्जाम्पल दी गई है कि टर्टल्स जो होते हैं मर जाते हैं फ्रॉम ईटिंग प्लास्टिक बैग्स, जब ये प्लास्टिक बैग्स को खाते हैं। एंड फिशेस जो होती हैं ये पोल्यूटेड रिवर्स की वजह से मर जाती हैं। तो यहाँ पे पोल्यूशन भी एक कारण माना जाता है, ठीक है, पोल्यूशन भी एक कारण माना जाता है। क्लाइमेट चेंज भी एक मेजर रीज़न है, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, ग्लेशियर्स जो होंगे मेल्ट होंगे, सी लेवल राइज होगा, इरेगुलर रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो ये डिस्टर्ब करेगा नेचुरल बैलेंस को। एग्जाम्पल के तौर पे जो पोलर बियर्स होते हैं, ठीक है ना, ये अपनी हैबिटेट को लूज़ कर देते हैं। जो इनकी आइस हैबिटेट्स होती हैं, किसकी वजह से, मेल्टिंग ग्लेशियर्स की वजह से। एंड कोरल रीफ्स भी जो होती हैं, जो हमारे पास ओशंस वगैरह में देखने को मिलती हैं, ये भी डाइंग हो जाती हैं ड्यू टू वार्मिंग ओशंस की वजह से। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज भी एक मेजर रीज़न माना जाता है। ये चीज़ भी आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। अवर एक्सप्लॉयटेशन, प्यारे दोस्तों, एक और कारण अवर एक्सप्लॉयटेशन। सम स्पीशीज आर यूज्ड टू मच बाय ह्यूमंस, कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाती हैं ह्यूमंस के द्वारा, फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, टिम्बर के लिए, या फिर ट्रेड के लिए। जैसे ओवर फिशिंग का होना, ओवर फिशिंग ऑफ सर्टन फिश स्पीशीज इन ओशन इज पुशिंग देम टुवर्ड एक्सटिंक्शन, इससे फिशेज की एक्सटिंक्शन देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आपकी ध्यान में होनी चाहिए कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी एक कारण है, ठीक है। और एक कारण इन्वेजिव स्पीशीज भी है, ठीक है। अब इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो सेशन में आपको बताया था कि हमारे पास ये नॉन नेटिव स्पीशीज़ होती हैं। कौन सी, नॉन नेटिव स्पीशीज़। नॉन नेटिव स्पीशीज़ का मीन क्या हुआ, ये एक्सीडेंटली मतलब किसी फॉरेन कंट्री से या एरिया से न्यू इकोसिस्टम में आके रहना शुरू कर देती हैं। मतलब कोई लोकल इकोसिस्टम होगा तो उसमें आके रहना स्टार्ट कर देंगी और वहाँ पे जितनी भी स्पीशीज़ होंगे उनको भी ये हार्म पहुँचाएंगी, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, समटाइम्स फॉरेन प्लांट्स और एनिमल्स आर इंट्रोड्यूस इनटू न्यू एरियाज। जब इनको न्यू एरियाज में लाया जाता है तो ये कम्पीट करते हैं लोकल स्पीशीज़ के साथ, फूड के लिए, स्पेस के लिए।
आर इवन किल देम, और इनको ये मार भी देते हैं, ठीक है। आप इन्वेजिव स्पीशीज के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है, नील पैच इन लेक विक्टोरिया किल्ड मैनी नेटिव फिशेज। तो जैसे कि ये एक एग्जांपल दी गई है कि लेक विक्टोरिया में इसने क्या किया, बहुत सारी फिशेज को मार दिया है, जो भी नेटिव फिशेज वहाँ पे पाई जाती हैं। अब यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा मेरे प्यारे दोस्तों कि मेन रीज़न क्या रहते हैं कि स्पीशीज इंडेंजर्ड हो जाती हैं। तो सबसे पहला कारण हमने देखा हैबिटेट लॉस। सबसे पहले क्या देखा हमने, सबसे पहले हमने देखा, इन शॉर्ट आप याद रखेंगे, हैबिटेट लॉस। दूसरा हमने देखा पोचिंग, ठीक है, पोचिंग एंड हंटिंग, ये आप याद रखेंगे। तीसरा हमने क्या देखा, पोल्यूशन, ठीक है। फोर्थ वन हमने क्या देखा, फोर्थ हमने देखा क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा फिफ्थ नंबर पे अवर एक्सप्लॉयटेशन। क्या देखा, अवर एक्सप्लॉयटेशन। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा इन्वेजिव स्पीशीज। क्या देखा, इन्वेजिव स्पीशीज के बारे में, कि ये मेन कारण माने जाते हैं स्पीशीज के इंडेंजर्ड होने में। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब आपसे ना इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया है, बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। वीडियो को पॉज करें, आराम से क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेजर रीजंस फॉर स्पीशीज बिकमिंग इंडेंजर्ड। बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, आप इसका आंसर चूज करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेजर रीजंस फॉर स्पीशीज बिकमिंग इंडेंजर्ड। जल्दी से आंसर चूज करें। हाँ जी, तो आपने आंसर चूज कर लिया होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू डिफोरेस्टेशन एंड अर्बन एक्सपेंशन, पोचिंग एंड अवर हंटिंग फॉर ट्रेड एंड प्रॉफिट, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, इन्वेजिव स्पीशीज कंपीटिंग विद नेटिव स्पीशीज। देखें, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू डिफोरेस्टेशन एंड अर्बन एक्सपेंशन बिल्कुल सही है, याद रखना ये मेजर रीज़न है, ये मेजर रीज़न है किसका, स्पीशीज का इंडेंजर्ड होने का। पोचिंग एंड अवर हंटिंग फॉर ट्रेड एंड प्रॉफिट बिल्कुल है, अभी हमने पढ़ा। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल है। इन्वेजिव स्पीशीज कंपीटिंग विद नेटिव स्पीशीज ये भी है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के चांसेस हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं। आप देखें, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि इसके कंट्रोल मेजर्स क्या रहेंगे। देखिए, कंट्रोल मेजर्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। देखिए, अगर हम बात करते हैं कंट्रोल मेजर्स की, तो सबसे पहले आपको याद रखना है हैबिटेट प्रोटेक्शन। हमें इनकी हैबिटेट को बचाना पड़ेगा। किसको बचाना पड़ेगा, हैबिटेट को बचाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्रिएट करना पड़ेगा एंड प्रोटेक्ट करना पड़ेगा नेशनल पार्क्स को। किसको, नेशनल पार्क्स को। और किसको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। दूसरा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। और तीसरा किसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तीसरा हमें याद रखना वेटलैंड जो बायोस्फीयर रिजर्व्स रहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व रहते हैं, इनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर हमें इनकी हैबिटेट को बचाना है। तो यहाँ पे लिखा गया है क्रिएट एंड प्रोटेक्ट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व सो दैट एनिमल एंड प्लांट्स कैन लाइव सेफली। तो हैबिटेट का मतलब क्या होता है, नेचुरल होम ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा, स्ट्रिक्ट लॉज एंड एक्ट्स इसके लिए बनाए गए हैं। अब इसमें आपने देखा होगा, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इन्फोर्स द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यहाँ पे लाया गया है। कौन सा एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का यहाँ पे लाया गया। किस लिए लाया गया, पुनिश करने के लिए पोचिंग को। जो हमारे पास पोचर्स होते हैं जो पोचिंग करते हैं, यानी कि इलीगल हंटिंग करते हैं, किलिंग करते हैं और इलीगल ट्रेड करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हमें स्ट्रिक्ट लॉज एंड एक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। और यहीं पे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे स्टार्ट करने पड़ेंगे। स्टार्ट कैप्टिव ब्रीडिंग, यानी कि रेजिंग एनिमल्स इन सेफ प्लेसेस लाइक जूज, कि हमें क्या करना है, रेजिंग करना है एनिमल्स को सेफ प्लेसेस में, जैसे जूज हो गए, एंड रिलीज देम बैक इनटू द वाइल्ड। तो ये हमारे पास ब्रीडिंग प्रोग्राम हमें लाने पड़ेंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले इस चीज़ के बारे में। और यहीं पे एफोरेस्टेशन, ये भी एक कंट्रोल मेजर है, ठीक है। देखें, एफोरेस्टेशन की अगर हम बात करते हैं, जब हम प्लांटिंग करेंगे, मोर ट्रीज लगाएंगे, इससे होगा क्या, रिस्टोरेशन देखने को मिलेगा और डैमेज फॉरेस्ट होंगे ये रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है, ग्रास लैंड्स देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे स्पीशीज की हैबिटेट को भी बचाया जा सकेगा। यहीं पे अवेयरनेस एंड एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्प्रेड करना है नॉलेज अमंग पीपल्स, लोगों के बीच में, स्पेशली इन विलेज एंड स्कूल्स, कि क्यों जो है एनिमल एंड प्लांट्स जो है सेफ होने चाहिए, ठीक। तो हमें ये अवेयरनेस जो है
गाँव और स्कूलों में यहाँ पे स्प्रेड करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि लोग इस चीज़ को समझ सकें। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन का होना भी ज़रूरी है, ठीक है, जैसे वर्क विद अदर कंट्रीज़ अंडर ट्रीटीज़ लाइक साइटस। लास्ट वीडियो सेशन में कोचिंग वाले में मैंने आपको साइटस के बारे में भी पढ़ाया था। साइटस का फुल एब्रीविएशन है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो मतलब इनके साथ हमें क्या करना है, काम करना है कि स्टॉप किया जा सके इलीगल ट्रेड को भी एंड प्रोटेक्ट किया जा सके माइग्रेटरी स्पीशीज़ को भी। तो ये कैसे होगा, जब कोऑपरेशन होगा, यानी कि वर्किंग टुगेदर, काम इकट्ठे किया जाएगा, तभी जाके ये चीज़ें पॉसिबल हैं। तो ये जो मैंने मेन पॉइंट आपको बता दिए कि कंट्रोल मेजर क्या रहते हैं, एक हैबिटेट प्रोटेक्शन, दूसरा स्ट्रिक्ट लॉज एंड एक्ट, तीसरा ब्रीडिंग प्रोग्राम, चौथा एफोरेस्टेशन एंड हैबिटेट रिस्टोरेशन, अवेयरनेस एंड एजुकेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन। यहाँ तक आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए मेरे भाई, आपको कोई भी परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब इसी पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसीडर्ड इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीशीज। बताएं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैप्टिव ब्रीडिंग एंड री इंट्रोडक्शन इनटू द वाइल्ड, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तीसरा एफोरेस्टेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ हैबिटेट्स, फोर्थ बैनिंग इलीगल हंटिंग एंड ट्रेड अंडर साइटस। क्या आंसर रहेगा? देखें, अगर हम बात करते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग एंड री इंट्रोडक्शन इनटू द वाइल्ड, ये बिल्कुल सही है। और इम्प्लीमेंटेशन जो किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, ये भी एक इफेक्टिव कंट्रोल मेजर है, ठीक है, प्रोटेक्टिंग करने के लिए इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को। एफोरेस्टेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ हैबिटेट्स भी है, और बैनिंग करना है इलीगल हंटिंग को एंड ट्रेड करना है अंडर साइटस, ये भी है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे भी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर ओनली, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर यहीं पे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको क्या याद रखनी है कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी स्पीशीज़ होती हैं। देखें, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की जब हम बात करते हैं ना, स्पीशीज़ फेसिंग ए वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर, ऐसी स्पीशीज़ जो फेस कर रही हूँ वेरी हाई रिस्क किसका, एक्सटिंक्शन का, नियर फ्यूचर में, यानी कि नियर फ्यूचर में वो ख़त्म होने की कगार पे खड़ी हूँ, तो ऐसी को इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में गिना जाता है। और लीस्ट कंसर्न कौन सी होती हैं? देखें, लीस्ट कंसर्न की बात करें, स्पीशीज़ दैट आर नॉट एट रिस्क, जो रिस्क पे नहीं होती हैं, एंड आर अबंडेंट इन द वाइल्ड, और ये काफ़ी तादाद में भी पाई जाती हैं। वुलनरेबल भी होती हैं। अब वुलनरेबल कौन सी होती हैं? वुलनरेबल की बात करें तो स्पीशीज़ दैट आर एट रिस्क ऑफ बिकमिंग इंडेंजर्ड, जिनको हमारे पास किसका रिस्क होता है? इंडेंजर्ड होने का रिस्क होता है। लेकिन जो इंडेंजर्ड थी, इनको क्या था? इनको रिस्क था एक्सटिंक्ट होने का। और वुलनरेबल ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनको इंडेंजर्ड होने का खतरा रहता है इफ़ थ्रेट्स कंटिन्यू, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको समझ आया होगा। नियर थ्रेटन की जब हम बात करते हैं ना, स्पीशीज दैट में सून बी एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं एक्सटिंक्ट होने के, ठीक है ना, बट आर नॉट करंटली इंडेंजर्ड, ना ही ये करंटली इंडेंजर्ड गिनी जाती, ना वुलनरेबल, ये नियर थ्रेटेंड होती हैं। मतलब कहने का है कि हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इनको देखने को मिलता है। मतलब ये कि जब ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी तो उसके बाद ये टोटली डिस्पेयर हो जाएंगी अर्थ से। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि इंडेंजर्ड क्या है, लीस्ट कंसर्न क्या है, वुलनरेबल क्या है, नियर थ्रेटन क्या है। तो ये भी आपको समझ आया होगा। अब दिया गया है टॉप 20 इंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज ऑफ इंडिया। देखें, जब हम कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात करते हैं, खास करके एनिमल की, हो सकता है आपको एग्जामिनर क्वेश्चन बना ले, इसमें मिक्स रहेंगे इंडेंजर्ड कौन सी है या फिर वुलनरेबल कौन सी है। तो मैंने आपको अभी बता दिया इंडेंजर्ड कौन सी होती हैं, वुलनरेबल कौन सी होती हैं, उसको आप थोड़ा सा देख लेना। जैसे यहाँ पे दिया गया है बंगाल टाइगर, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। बंगाल टाइगर जो है ये इंडेंजर्ड है। ये और कहाँ पाया जाता है? सुंदरबंस में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम में सबसे ज़्यादा ये यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं एशियाटिक लायंस के बारे में, ये वुलनरेबल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? गिर फॉरेस्ट गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पे? गिर फॉरेस्ट गुजरात में। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर यहीं पे हमारे पास दिया गया स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड हमारे पास वुलनरेबल की कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है? वुलनरेबल की कैटेगरी में आता है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। हिमालयाज़ में पाया जाता है, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। एशियन एलिफेंट की बात करें तो ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। किस में? इंडेंजर्ड की कैटेगरी में, ठीक है जी। असम, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। रेड पेंडा की बात करें तो ये भी इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल में ये पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा बंगाल टाइगर के बारे में, ठीक है। फिर हमने देखा एशियाटिक लाइन, फिर हमने देखा स्नो लेपर्ड, एशियन एलिफेंट, रेड पेंडा। ये चीज़ आपको समझ में होनी चाहिए। अब यहीं पे दिया गया इंडियन पेंगोलिन, ठीक है। इंडियन पेंगोलिन की जब हम बात करते हैं तो ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, ठीक है।
तो ये कहाँ पे पाया जाता है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स में, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया में भी। और रिसेंटली हमारे पास पुंछ के एरिया में भी देखने को मिला था, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, और सुंदरबनी एरिया में भी देखने को मिला था। ठीक है, रजौरी में जो सुंदरबनी एरिया, यानी कि रजौरी पुंछ में भी ये देखने को मिले हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। चाइनीज़ पेंगोलिन की बात करें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। और यहीं पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में पाया जाता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब कि ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है। यहीं पे गैंज रिवर डॉल्फिन की बात करें, ये भी इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी रिवर सिस्टम में पाया जाता है, ये आप नोट करेंगे। ओलाइव रेडले टर्टल की बात करें, ये वुलनरेबल की कैटेगरी में आता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कोस्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आप इसके बारे में नोट करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे दिया गया है लेदर बैक टर्टल। जब हम बात करते हैं इसके बारे में, लेदर बैक टर्टल के बारे में, तो ये वुलनरेबल की कैटेगरी में आता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास दिया गया है हॉक्सबिल टर्टल। इसकी जब हम बात करते हैं, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप में पाया जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है ग्रीन सी टर्टल। ठीक है, ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, उड़ीसा, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। नाइन टेल्ड मैकेक की बात करें तो ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, वेस्टर्न घाट्स, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में पाया जाता है। नीलगाई थाल की बात करते हैं तो ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स, तमिलनाडु, केरला में पाया जाता है। ठीक है जी, फिर हमारे पास दिया गया है डुगोंग, ये हमारे पास एक सी काउ है, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, गुल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, पर्क बे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। इंडियन स्टार टोरोटाइज की बात करें तो ये वुलनरेबल की कैटेगरी में आता है, और राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा में पाया जाता है। यहीं पे कश्मीर रेड स्टेक की बात करते हैं, आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये हमारे पास किस कैटेगरी में आता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। याद रखना, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, दाचिगम नेशनल पार्क, जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, और यहीं पे ब्लैक बक लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नाम क्या है, ब्लैक बक। ठीक है, लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है। यहीं पे हमारे पास दिया गया है इंडियन वाइल्ड एस, ठीक है ना, जो खुश के नाम से भी जाना जाता है, ये हमारे पास नियर थ्रेटन की कैटेगरी में आता है, ऑफ कच्छ, गुजरात में ये पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब यहीं पे आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स मेन लोकेशन इन इंडिया। ठीक है, लेदर बैक टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल, ग्रीन सी टर्टल, लायन टेल्ड मैकेक। क्या आंसर आएगा, इनको जोड़ना है, लेकिन आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्टली मैच्ड है। क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ग्रीन सी टर्टल। ये उड़ीसा, तमिलनाडु में पाया जाता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, अब यहीं पे दिया गया है टॉप 20 इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज ऑफ इंडिया। कुछ प्लांट स्पीशीज की भी बात कर लेते हैं, जैसे पीचर प्लांट है ना, ठीक है, ये इसका बोटेनिकल नेम भी दिया गया है। ठीक है, पीचर प्लांट की बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम है निपेंथस खसियाना। ठीक है, ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है, तो ये मेघालय में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास लेडी स्लीपर ऑर्किड की बात करें, ठीक है, तो ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। पीडीएफ में आप इनके बोटेनिकल नेम भी पढ़ सकते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हिमालयाज़ में भी पाया जाता है। सैंडलवुड की बात करें, जिसे आप किस नाम से जानते हैं, सेंटालुम एल्बम के नाम से भी जानते हैं, बोटेनिकल नेम है, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में पाया जाता है। ठीक है, हिमालयन यू, वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है आपको हिमालयन यू के बारे में पूछा जाए। ठीक है, ये भी इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, और ये जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। रहुडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ये हमारे पास जे.एंड.के में भी पाया जाता है, याद रख लेना। ठीक है, रेबल ये माना जाता है, और हिमालयाज, उत्तराखंड, सिक्किम में पाया जाता है। बेल ट्री की बात करें तो ये हमारे पास एगल मैमिलॉस के नाम से भी जाना जाता है, नेयर थ्रिटन की कैटेगरी में आता है, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में पाया जाता है। इंडियन कोबरा लिली की बात करें, याद रख लेना, आइसियामा टोटोसम। ठीक है, इसका बोटेनिकल नेम है, और ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है, हिमालयस में भी पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी पाया जाता है। फिर हमारे पास इंडियन रोजवुड की बात करें, ठीक है, तो ये वुलनरेबल की कैटेगरी में आता है, वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। अल्बर्गिया लैटिफोलिया इसका बोटेनिकल नेम है। हमारे पास दिया गया है डेविल बैकबोन। ठीक है, ये भी हमारे पास एक प्लांट ही है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है, और ये सदर्न इंडिया में पाया जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है इंडियन गोस्ट ऑर्किड। ठीक है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं, ये भी इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास दिया गया है नागालिंगा ट्री, ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है, वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है बम्बू ऑर्किड। ठीक है, ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। फिर हमारे पास आता है ब्लू वेंडा ऑर्किड। ठीक है, ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है प्लांट की, और ये वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। फिर हमारे पास दिया गया है हिमालयन एडलविस। ठीक है, ये हमारे पास लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है, और ये हिमालयाज़ में पाया जाता है।
फिर रेड सैंडलवुड की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पास इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। फिर हमारे पास याद रख लेना सिरोपेगिया बल्बोसा, सिरोपेगिया बल्बोसा की बात करें तो ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है और वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। फिर हमारे पास इंडियन मैहोगनी, इंडियन मैहोगनी की बात करें तो ये हमारे पास वुल्नरेबल की कैटेगरी में आता है और केरला एंड कर्नाटका में पाया जाता है। फिर हमारे पास दिया गया है बोहिनिया रेसिमोसा, ठीक है, ये हमारे पास याद रख लेना लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है और सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है। और यहीं पे 20 नंबर पे दिया गया है हिमालयन ब्लू पोपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है यही पूछा जाए, ठीक है, ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है और याद रखना हिमालयाज में पाया जाता है। जो ये टॉपिक मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे। PDF आपको पेड सब्सक्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है, जिसकी फ़ी आपको 399 रुपये पड़ेगी वाइल्ड लाइफ गार्ड एग्ज़ाम के लिए। वाइल्ड लाइफ गार्ड एग्जाम के लिए आपको फ़ी 399 पड़ेगी। इसमें आपके टेस्ट भी कवर हो जाएंगे, OMR बेस्ड टेस्ट होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस मत करना अगर आपको अच्छे से यहाँ पे स्कोर करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है 8492886188, इस नंबर पे मैसेज करना है, तो आपको बाकी का प्रोसीजर वहीं पे बता दिया जाएगा। इसमें से अगर आप ना आपको अगर एनिमल्स और प्लांट्स में से सिर्फ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को ही पढ़ना हुआ तो आप सिर्फ वहाँ से क्या करना, इंडेंजर्ड को अलग कर लेना और उनको रीड कर लेना, ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि आपको वुल्नरेबल ये चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं इस टॉपिक से, तो आपको ये भी देखना ही है। होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप इसका बेनिफिट ले पाएँ। इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक अच्छे से शानदार सेशन के साथ। टेक केयर।